नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निदेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो आज आपका एग्ज़ाम था मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 का क्लास 12। खासकर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, जो कि इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम था, जिसमें 70 मार्क्स आपका मैक्सिमम था, और हमेशा 70 मार्क्स का ही ज्योग्राफी का पेपर आपका हुआ करता था। आपके लगभग 30 क्वेश्चन थे, जो कि सभी करना ज़रूरी था। 5 खंडों में जैसे डिवीज़न होता है एग्ज़ाम का, क ख ग घ ड़, उसी में डिवीज़न था। और आपके हम डिस्कस जो करने वाले 1 to 17 बहुविकल्पी मतलब मल्टी चॉइस जो क्वेश्चंस हैं, उसको देखेंगे क्या इसके आंसर किस प्रकार से आपका था राइट आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलएनसी सैंपल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा में निम्न में से किस शब्द पर बल दिया गया है, मतलब कौन सा शब्द ज़्यादा यूज़ किया गया है। ऑप्शन ए कहता है कि भौतिक नियमों के नियंत्रण, ऑप्शन बी कहता है संबंधों की गैरतात्मकता, ऑप्शन सी कहता है संश्लेषित अध्ययन, या डी कहता है सांस्कृतिक पर्यावरण। देखिए, जो एलएनसी सैंपल हैं वह कहती हैं कि क्रियाशील मानव और जो परिवर्तनशील एक प्रकार से संबंध है पृथ्वी के, या एक प्रकार से गतिशील जो पृथ्वी है, क्रियाशील मानव है, दोनों के जो परिवर्तनशील एक प्रकार से संबंध है, तो मैं यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होगा, क्योंकि यहाँ संबंधों की बात की जा रही है। यहाँ पे संबंधों की बात की जा रही है। ठीक है, तो राइट आंसर बी रहेगा, क्योंकि संश्लेषित वाला तो रेड जेल का था, भौतिक नियमों की बात नहीं कर रही है। शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि संबंध, रिलेशंस, तो ये उसकी बात है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि भूगोल, मानव भूगोल के किस उपागम में किसी प्रदेश की परस्पर भिन्नता और विलक्षणता की पहचान करने में बल दिया जाता है। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय विभेदन में, ऑप्शन बी है प्रादेशिक विश्लेषण में, ऑप्शन सी है स्थानिक संगठन में, या डी है अन्वेषण विवरण में। देखिए, प्रादेशिक में जो राइट आंसर रहेगा मेरे अनुसार वो बी है, क्योंकि प्रादेशिक विश्लेषण में ही आप किसी देश की जो एक प्रकार से भिन्नता है उसके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प का वाक्य जो है हमें उसका पहचान करना है कि भाई क्या है वो। तो भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, यह कहलाता है डैश, मतलब क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, या फिर सी जनसंख्या वितरण, या डी जनसंख्या प्रवास। देखिए, राइट आंसर आपका रहेगा वितरण, जो तीसरा है उसका है वितरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, अमर्त्य सेन ने मानव विकास का मुख्य ध्येय निम्न में से किसे माना है, मतलब मानव विकास के लिए उन्होंने कौन सी चीज़ सबसे आवश्यक मानी है, किसने, अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन ए है आय में वृद्धि, ऑप्शन बी है कल्याण में वृद्धि, ऑप्शन सी है आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, या फिर डी है स्वतंत्रता में वृद्धि। जो डी है यही राइट आंसर है, स्वतंत्रता में वृद्धि ही मानव विकास है, अमर्त्य सेन कहते हैं एक प्रकार से। और जो विकल्पों में वृद्धि है वो डॉक्टर महबूब उल हक कहते हैं आपके, जो पाकिस्तान के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना इतना टाइम वेस्ट कभी मत करा करो। देखो कि पहला जो है, क्या तुम्हें पहला आता है, कोई सा भी आता है उससे मिलाओ कि कौन सा ऑप्शन में है। जैसे मैंने क्या किया, ये आय का जो आय उपागम जो है सबसे पुराने उपागमों में से एक है, तो देखिए फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। अब देखो कितने में फर्स्ट का सेकंड है, केवल इसमें ही है, ए में ही है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मतलब ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में कर लिया। ये तरीका होता है कि अपना टाइम वेस्ट ना करो सबको सही लगाने पे, सिर्फ ये देखो कि एक जो मुझे पता है उसका राइट आंसर कितनों में है, वो जो ऑप्शन है वो कितनों में है, तो इसका राइट आंसर ए ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए है सामाजिक अस्थिरता, बी है राजनीतिक उपद्रव, या सी है सामाजिक खंडों में उच्चतर निवेश, या डी है अकाल। देखिए भाई, एक गरीब देश में कभी भी सामाजिक उच्च स्तर नहीं होता है, निवेश नहीं होता है, तो राइट आंसर सी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की निम्नलिखित विषयों का अध्ययन कीजिए और कृषि के प्रकार की पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए बोलता है कि यह एक फसली कृषि, ठीक है जी। सेकंड कहता है कि कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, ठीक है। थर्ड कहता है कि कृषि का विकास यूरोपीय लोगों ने अपने उपनिवेश में किया, या चाय, रबड़ और कॉफ़ी ये प्रमुख फसलें हैं। भाई इतना ईजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। ऑप्शन है कि ये गहन निर्वाह कृषि है, या रोपण कृषि है, मिश्रित कृषि है, या फिर वाणिज्य अनाज कृषि है। इसका राइट आंसर है रोपण कृषि है। कौन सी है, रोपण कृषि है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस देश में स्थानांतरण कृषि को लादांग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है मैक्सिको, बी है भारत, सी है मध्य अमेरिका, या डी है इंडोनेशिया। राइट आंसर डी रहेगा, क्योंकि भारत में जो है वो झूमिंग कहा जाता है, और मैक्सिको में जो ये क्षेत्र है इसको कहा जाता है मिल्पा। तो राइट आंसर आपका इंडोनेशिया ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका,
निम्न में से कौन सी विशेषता बड़े पैमाने के उद्योग से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है विशाल बाजार की आवश्यकता, ये तो सही है। कुशल अर्धकुशल कुशल श्रमिक व विकसित औद्योगिक की आवश्यकता होती है। पूंजी व परिवहन प्रभावित नहीं करते हैं, और विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। भाई साहब प्रभावित करते हैं, बहुत पूंजी चाहिए होती, भाई बड़े पैमाने का उद्योग है, छोटा मोटा थोड़ी ना, तो पूंजी भी प्रभावित करेगी और परिवहन भी करेगा, तो राइट आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि निम्न में से किस उद्योग में संपूर्ण श्रम शक्ति का अधिकांश भाग सफ़ेद कॉलर श्रमिकों का होता है? ऑप्शन ए है उच्च औद्योगिक उद्योग का, परस्पर लौह उद्योग इस्पात का, सूती वस्त्र उद्योग का, या चमड़ा उद्योग का। देखिए सफ़ेद कॉलर श्रमिकों की जो पहचान होती है वो राइट आंसर रहेगा आपका ये कि उच्च आपका प्रौद्योगिकी वाला, मतलब ए आंसर राइट है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सी विशेषता स्वच्छंद उद्योग में नहीं पाई जाती है? ये कलपुर्जों पर आधारित है, ए, ये सही है। उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, प्रदूषण नहीं फैलाते, ये बी। इसमें उत्पादन की मात्रा अधिक नहीं, नॉर्मल होती है, तो राइट आंसर बी ही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता बाद विकसित प्रशासनिक नगरों का एक समूह है? तो स्वतंत्रता के बाद कौन से नगर बने हैं? भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, ए, बी भिलाई, सिंदरी, बरौनी, सी लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, या डी सूरत, दमन और गोवा। देखिए स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करेंगे तो भुवनेश्वर, गांधीनगर और दिसपुर, ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 मेघालय और केरल में निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है गुच्छित बस्तियां, बी है परिक्षिप्त, सी है अर्धगुच्छित, या डी है पल्ली। इसका राइट आंसर आपका जो रहेगा वो परिक्षिप्त, क्योंकि जो मेघालय का इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और केरल में भी कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, तो परिक्षिप्त मतलब एकाकी बस्तियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका अभिकथन कारण वाला है। तो ए कहता है कि अभिकथन कहता है कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र पिछड़ जाते हैं, हाँ, जैसे उड़ीसा और झारखंड भी पिछड़े हुए हैं। कारण आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता, दोनों मिल रहे हैं, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं और दोनों मिल रहे हैं। सही व्याख्या मतलब आंसर सी आपका रह जाएगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत के किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है केरल, या डी है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अब घर बनाना है तो आपको नीचे एक जल संरक्षण के लिए एक चीज़ जगह बनानी पड़ेगी मकान के नीचे ही, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जल सांभर प्रबंधन के उद्देश्य को भली भांति स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों समाज के बीच संतुलन लाना, भूमिगत जल भृतों का पुनर्भरण, जल का पुनर्चक्रण, या डी तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकना। राइट आंसर है सी जल का पुनर्चक्रण। 17 तो बहुत इजी है कि नीरू मीरू कार्यक्रम भारत के किस राज्य में चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है राजस्थान, या डी आपका है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू कार्यक्रम है, अरवारी पानी संसद आपका राजस्थान में है, और हरियाली केंद्र सरकार का है। अब ये पैसेज से आपको आंसर देना था। ठीक है। हम 19 करते हैं कि भाई ये चित्र किस चीज़ का है, तो थोड़ा ये जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का है और उससे संबंधित ही क्वेश्चन आएगा। तो पहला पूछ लेता है कि भाई इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हरिके बैराज। कहाँ है? हरिके बैराज। इसमें आपका अगर हम कौन से क्षेत्र कौन से ज़िले पड़ते हैं तो हनुमानगढ़ करके आपके जो ज़िले हैं वो पड़ जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के सकारात्मक जो प्रभाव थे, भाई इंदिरा गांधी नहर जो कमान क्षेत्र है उसके कारण आसपास का क्षेत्र में हरियाली आ गई, पेड़ों को मतलब वृक्षारोपण बहुत आसान हो गया। इसके अलावा लगातार वहाँ पे जो विकास है या जो कृषि गहनता है उसको थोड़ा बढ़ावा आसपास के क्षेत्रों को। सारे जो MCQ क्वेश्चन थे उसके आंसर मैंने बता दिए हैं। इसके साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।